कैसे हैं दोस्तों। तो हम लोगों का जो क्लास चल रहा था यूपी पीसीएस आर ओ का और जो प्रीलिम्स का, तो उसमें जो है हम लोग का 8वां या 9वां लेक्चर होगा। एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने जो स्टार्ट हुआ है बहुत जल्द आपको पॉलिटी की भी क्लास मिल जाएगी और इकोनॉमिक्स की भी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो इस एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग अभी नवपाषाण काल पढ़ चुके हैं वहाँ तक। फिर से सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हो तो आप उसे देख लीजिएगा, उसे कवर कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि ये बैच जो है मेनली तो यूपी में पीसीएस के लिए है, ठीक है, और आरओ और एआरओ के लिए है। लेकिन अगर यूपी में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि पीईटी हो गया, ठीक है, बाकी भी कोई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो आपको क्या करना है ना, आप जो कहीं ऑनलाइन बैच से कहीं पढ़ रहे हो तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको यूपी से पढ़ना है, यूपी में है आप, तो प्लीज़ आप इस क्लास को एक बार रिविजन के तौर पर एक बार देख लीजिएगा। और इसमें देखिए टेलीग्राम पर इसमें पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो इस पीडीएफ में क्या है ना कि इस पीडीएफ में और इस मेरी क्लास में कि जो छोटे छोटे जो फैक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, वो भी मतलब इस क्लास में इंक्लूड है। कहने का मतलब है कि इससे बाहर तो आपको कुछ पूछे तो फिर ये तो फिर मतलब नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ, लेकिन इससे बाहर नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही मतलब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यूपी पीसीएस का जो है सिलेबस भी देखेंगे ना आप, मेंस का सिलेबस देखेंगे। प्रीलिम्स में तो मान लीजिए वो तो कवर हो ही जा रहा है, मेंस का भी जो कवर है वो भी हम लोग इसमें साथ लेकर चल रहे हैं। आप इसमें मेंस की भी तैयारी कर लेंगे और प्रीलिम्स की भी तैयारी कर लेंगे। अगर आप कहीं से पढ़ चुके हैं तो आप इसको रिविजन के तौर पर आप देख सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो यूपी में क्या है ना कि जो यूपी पीसीएस का जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें डिस्क्राइब हुआ है, तो जीएस में तो क्या है ना कि उसमें यूपी के बहुत अंदर जाकर, यानी ग्रामीण मतलब वहाँ तक जो है बहुत पहले की जो सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन उसने जो है पूछे हैं। और वो इसने सिलेबस में डिस्क्राइब भी किया है कि यहाँ से जो है हम क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे। तो आपको भी क्या करना है ना कि वहाँ से आपको जो तैयारी करने के लिए, आपको वहाँ से पढ़ने के लिए, तो वो तो ज़रूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसको क्या है ना कि आपको वो इस क्लास में इंक्लूड मिलेगा। क्या है कि इसमें सारी चीज़ें जो छोटी छोटी बातें हैं वो जो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप इसे पढ़िए, ठीक है। थोड़ा क्लास बोर होता है, अगर आपको इसे थोड़ा हार्ड लगता है तो आप बताइए, इस क्लास को हार्ड की तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है। इसको डिज़ाइन करने के लिए बहुत मेहनत लगी है, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए और इसको समझिएगा। इसमें ज़्यादा मतलब समझ पर फोकस किया गया है। तो ये हमारी छोटी सी परिचय है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, मिस्टर मनीष कुमार, ठीक है ना। और इसमें जो बैच है को पता है कि यूपी पीसीएस की है और आरओ की है, इसमें दोनों इंक्लूड है। बैच कब से स्टार्ट है तो हम लोग 25 तारीख से चला रहे हैं, जुलाई से, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी की क्लास आपको मिलेगी, यानी ए टू जेड आपको क्लास में मिलेगी। हम लोग फुल स्ट्रगल कर रहे हैं आपकी क्लास को देने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्य सभ्यता। मैं इसमें आपको बैकग्राउंड कुछ बता दूं कि जो आर्य सभ्यता है ना, ठीक है, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं अभी हाल ही में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 3500 बीसी से 3500 बीसी से शायद 1500 बीसी तक, ठीक है ना। तो 1500 बीसी तक है। तो 1500 बीसी से क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि इस समय जो है कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आर्य का जो है आक्रमण हुआ, ठीक है, आर्यों का आक्रमण हुआ और यहीं से जो है आर्यों की जो है आर्य मतलब अपने आए, भारत में आए। और भारत में जो हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत मतलब जिसे जहाँ मतलब मैंने आपको बताया था ना मैप में, जैसे कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। तो ये इसी को मतलब यहाँ पर सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्य लोग थे वो यहाँ पर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आए और ये लोग आर्य कहाँ से आए थे, तो मैक्स मुलर हैं जो हमारे मतलब एक इतिहासकार हैं। इनका मतलब एक सिद्धांत ये रहा है कि ये लोग जितने भी लोग हैं ना वो कहाँ से आए हैं, तो जो मध्य एशिया है, ठीक है, मध्य एशिया, जो रूस उसके पास आप मान लीजिएगा, तो वहाँ से मैं इसका मैप नीचे लगाया हुआ हूँ। एक काम करता हूँ, मैप कर ही लेकर चलता हूँ। हाँ, यहाँ देख लीजिए कि हम लोग आर्य सभ्यता में क्या पढ़ेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो रही थी और इस पर जो है मैक्स मुलर जो है वो मतलब इस पर अपना तर्क देते हैं। और जो मैक्स मुलर का जो तर्क है ना सबसे सर्वमान्य है। मैक्स मुलर मानते हैं कि आर्य जो है मतलब 1500 बीसी से मतलब शुरुआत हो गए, जो है आर्य सभ्यता शुरुआत हुई। और ये आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य जो ये लोग आए थे ना, ठीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से मध्य एशिया से, यहाँ से मतलब बनाया हुआ है। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से मतलब
जो मध्य एशिया है, तो ये जो लोग आर्य लोग थे ना, इनकी क्या पहचान थी, इनकी जो एक भाषा जो थी, इनकी भाषा जो थी वो भारोपी भाषा थी, ठीक है, भारोपी भाषा थी। और ये लोग क्या थे कि स्टार्टिंग में ये लोग पशुपालन जानते थे, पशुपालन के अलावा ये लोग कृषि करना भी नहीं जानते थे और न ही करते थे। तो ये क्या है कि ये लोग पशुपालन करते थे, ठीक है, और ये लोग कृषि वगैरह के बारे में अभी इन लोगों को ज्ञानवान कुछ हुआ नहीं था। तो पशुपालन मान लीजिए कोई करेगा, तो जो घास के मैदान है, तो मैक्स मुलर बताते हैं कि यहाँ क्या हुआ कि जो मध्य एशिया है, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुए, ठीक है। जब जलवायु परिवर्तन होगा तो आपको पता है कि वहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, महामारियाँ आती हैं, और वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं सब चीज़ नष्ट हो जाता है, बाढ़ भी हो सकता है, सूखा ही पड़ गया होगा, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो जलवायु परिवर्तन में आज भी आप देख सकते हैं सब उदाहरण। तो उस समय क्या होना कि जब ये लोग का मुख्य जो इन लोग की जो आर्थिक जो स्थिति है, जिससे मतलब इन लोग का जीवन यापन चलता है, वो पशु है, यानी पशुओं के दूध उसका जो है ये लोग यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब इन लोगों के लिए जब यहाँ पर घास ही नहीं बचा जलवायु परिवर्तन से, तो घास कहाँ से घास तो भाई इन लोगों को चाहिए ही, और ये लोग इतने 2-4 लोग तो थे नहीं कि गुजारा हो जाएगा। एक मतलब ये लोग कबीलों में बटे हुए थे ये लोग यहाँ पे। तो क्या हुआ ना कि माना जाता है कि यहाँ से कुछ कबीला देख सकते हैं आप, एरो बनाकर दर्शाया गया है कि ये जो है एक एक कबीला जो है विश्व के कई देशों में गया है, ठीक है, कई जगहों पर कई क्षेत्र में गया है। उसी में से क्या हुआ कि एक गुट जो है ना वो भारत की ओर मतलब आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आया, फिर इस स्थान से मान लीजिए यहाँ पर आएगा, यहाँ की घास खत्म हुई होगी, फिर इसके बाद आगे बढ़ा, ठीक है, आगे बढ़ा तो फिर इसके बाद आया होगा, फिर इसके बाद से एंट्री किया इसने सप्त सिंधु प्रदेश, जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं ना, इसी को सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 नदियाँ मिलती हैं, और जब आप सोच सकते हैं कि ये लोग जब यहाँ पर आए सप्त सिंधु प्रदेश में, इसे कहते हैं, जब ये सप्त सिंधु प्रदेश में आए ये लोग, तो क्या है कि सप्त सिंधु प्रदेश में जो है 7 नदियाँ मिलती हैं, ठीक है ना। आप आपको जो एक बात ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि नदियों के किनारे जो है भूमि क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है ना। जब भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी जैसे नदियों के किनारे, तो ये लोग आए क्यों थे, घास के लिए, ठीक है, ताकि इनके जो पशुएं हैं उस पशुओं के लिए जो ये लोग चारा मुहैया करा सकें, ठीक है ना। जब ये लोग यहाँ पर आए सिंधु से जो सप्त सिंधु प्रदेश है, यानी भारत के इस हिस्से में, ठीक है, ये जब भारत के इस हिस्से में है तो यहाँ पर नदियाँ थी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनको उपजाऊ ज़मीन मिली, और उपजाऊ ज़मीन मिलने से क्या हुआ कि यहाँ पर घास जल्दी उग जाती है। इससे मतलब एक फ़ायदा इन लोगों को ये हुआ, जो आर्य लोग जो आए हुए थे, ठीक है, ये जो आर्य लोग आए हुए थे इन लोग को एक फ़ायदा यह हुआ कि यहाँ पर घास जल्दी उग जाती थी, और गायों को जो है घास पर्याप्त मात्रा में इन लोगों को नदी के किनारे मिल जाती थी। इसलिए क्या हुआ कि ये लोग जो है यहाँ से अब बाहर जाने की इन लोगों को आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि घास की पूर्ति हो जाती थी यहीं से। जब घास की पूर्ति हो जाएगी तो वो लोग जाएंगे नहीं। तो आप यहाँ से एक हिस्ट्री आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको एक बात समझ होगी कि अगर कोई भी समाज है, कोई भी सिस्टम है, अगर ये लोग मान लीजिए अगर क्या है कि अगर ये मतलब यहीं पे ये लोग धीरे धीरे रहना स्टार्ट कर देंगे, तो यहीं से क्या है ना कि अगर मतलब इन लोगों की यहीं पर पूर्ति हो जा रही है तो ये लोग यहाँ रुक जाएंगे, और यहाँ रुक जाएंगे तो यहाँ पर एक स्थायी समाज की स्थापना होगी। आप इतना समझ सकते हैं। तो जो कबीले आए थे यहाँ पर सप्त सिंधु प्रदेश में, ये लोग यहाँ पर आए और धीरे धीरे अपना जो है विस्तार किए, और विस्तार करते करते जो है भारत के इतने क्षेत्र में जो है इन लोगों ने यहाँ पर, अब समझ गए आप कहाँ से आए सिंधु घाटी सभ्यता में। तो अब देख सकते हैं एरो भी बना हुआ है यहाँ पर। तो ये लोग क्या हुआ ना कि ये लोग जो है यहाँ जो विंध्याचल जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यानी सॉरी जो यहाँ तक है ना, यहाँ तक, ठीक है, इन लोगों का इतना विस्तार रहा। तो आर्यों का विस्तार यहाँ से अब आए हैं, तो ये पूर्व दिशाई है, तो इन लोगों को आप पूर्वी दिशा कहेंगे। तो ये लोग जो है ना इतने क्षेत्र में बसे हुए थे, ठीक है। जब इतने क्षेत्र में ये लोग बसे हुए थे तो इसी क्षेत्र को क्या कहा गया है, आर्यावर्त कहा गया है, ठीक है। इसी क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया है, इसी को जम्बूद्वीप कहा गया है। अपने पढ़ा हुआ ना, आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारतवर्ष, ऐसा। तो ये जो आर्यावर्त जो नाम दिया है ना वो आर्यों ने दिया है, ठीक है। आप इसे एक बात याद रखें। फिर ये समाज इतना मतलब जो है इस साइड में भारत के इस हिस्सों में रहने लगा। फिर यहाँ पर धीरे धीरे अपना सामाजिक परिवर्तन किया, विकास किया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में क्या है कि यहाँ पर परिवर्तन देखेंगे तो इसमें जो है महिलाओं के बारे में देखा जाए तो महिलाओं की जो है पूरी हिस्सेदारी थी एक तरह से, ठीक है।
ऋग्वैदिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने देखा है कि वो जो है वहाँ पर सबको समान था, कोई ऐसा भेदभाव वाली समस्या नहीं थी। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पर आप वैदिक संस्कृति में देखेंगे कि कैसे जो है मतलब जो वर्णों की जो है मतलब एक तरह से वो मतलब सामने आती है और वर्ण जो है लोगों की भावना में आती है और वर्णों में लोगों को बांट दिया जाता है। और जो यहीं से ऋग्वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति ठीक रही है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है महिलाओं की स्थिति में बहुत जो है गिरावट नजर आई। ठीक है, सिर्फ महिलाओं में नहीं, कुछ जो 4 वर्ण बांटे गए थे तो नीचे के जो शूद्र थे उनको बहुत सारी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग इसमें पूरे इसी जो है ये पूरे वैदिक सभ्यता में यही इसकी स्टोरी है। फिर से हम लोग क्या देखेंगे कि धीरे धीरे राजा है तो राजा क्या करेगा कि वो आगे बढ़ता जाएगा, उसको कैसे विकास होगा, क्योंकि वहाँ का राजा ऐसे हम लोग आज की तरह आधुनिक तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोग इसमें देखेंगे। फिर इसमें सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुए, फिर राजनीतिक परिवर्तन क्या हुआ, ये लोग किस देवता की पूजा करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें देखेंगे सिंधु घाटी वैदिक संस्कृति में। ठीक है, इसमें हम लोग वो 16 संस्कार भी देखेंगे जो हम लोगों को वो, क्योंकि ये क्या है ना कि यूपी की एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते भी हैं। ठीक है, और उस मतलब डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन किया है। मैं आपको सिलेबस की क्लास अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसकी क्लास जो है फुल डिटेल में लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, जो उसका नोटिफिकेशन होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। इस तरह क्या होगा कि फिर धीरे धीरे जो है यहाँ से उत्तर वैदिक काल में होगा। फिर आप ये भी पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वेद की रचना हुई, वेदों की रचना हुई, वेदों में मान लीजिए। फिर उसके बाद से यजुर्वेद, सामवेद आप ये भी देखते हैं। ठीक है ना, फिर वेदों में ही आप फिर इसमें वेदों में भी कई हिस्सों आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद से अंततः क्या होगा कि ये जो है ये उत्तर वैदिक काल भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग महाजनपद, यानी जो इसमें से जो छोटे छोटे जो जन होंगे ना, जो जिले, जन एक तरह से जिले मान लीजिए, तो जो जगहें होंगी, जो क्षेत्र होगा, इन सबको मिलाकर जो है जनपद बनता है। तो उस महाजनपद को हम लोग यहाँ से फिर वो जन को जो मिलाकर जनपद बनता है, जनपद को मिलाकर क्या बनता है, महाजनपद मिलता है। इस तरह हम लोग को 16 महाजनपदों की भी जानकारी मिलती है। इसमें कौशली था, शायद कौशाम्बी भी है, मगध की बात हम लोग मिलेंगे। फिर यहाँ से अब सम्राट अशोक, फिर बौद्ध धर्म, ये सब चीज़ें की चर्चा करेंगे हम लोग। तो सारी चीज़ें इस तरह कवर करते चलेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इसको पैराग्राफ में। आप देखिए इस कहानी है, आप स्टोरी को नहीं समझेंगे तो आपको जो है इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल धैर्य बनाकर रखिए, पढ़िए। इसमें हम लोग 2 क्लास लेंगे इसमें। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों की जो है आगमन कैसे हुए, लोग कहाँ से हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता। ठीक है, आर्य सभ्यता को वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आर्य सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। माना जाता है कि 1500 BC तक आते आते आर्यों का आक्रमण हो गया था। ठीक है, जैसे कि माना जाता है ना कि 1500 BC में आर्य जो है, मैंने बताया आपको कि वो भारत में कैसे आए, तो मतलब एक तरह से आक्रमण के द्वारा आए, कुछ जगह पर आक्रमण भी किए होंगे। जाहिर सी बात है, कोई नई चीज़ कहीं दूसरी जगह जाती है तो उसे आक्रमण के द्वारा, मतलब बिना स्ट्रगल के द्वारा तो उसको वहाँ पर स्थान मिलेगा नहीं। आप हर चीज़ों में देखते होंगे, कोई अगर आप चींटी भी देख रहे हैं ना, चींटी के ग्रुप में कोई और दूसरा ग्रुप आ गया, दूसरे ग्रुप का कोई मधुमक्खी आ गई, तो सारे लोग क्या होंगे, मिलजुल कर उस पर आक्रमण करेंगे। ये सब होता रहता है, क्योंकि एक प्रजाति